Hello everyone, welcome to my channel Glamorous Study with Avi. Today I am going to explain you chapter number 4, year of class 7 geography. Firstly, I want to tell you that what you will get in this chapter. In this chapter, you will get about air pressure, wind, types of wind, rainfall, types of rainfall, layers of atmosphere and about atmosphere. So, let's get started. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this Earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Without this blanket of protection, we will be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So, it is this mass of air that has made the temperature on the Earth livable. Means, जो हमारी अर्थ होती है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है, यानी कि एयर से बनी हुई चादर से वो घिरी हुई है चारों तरफ से, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वही हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, और हमें सन की हार्मफुल रेस से भी वही प्रोटेक्ट करता है। सन की हार्मफुल रेस कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि हमें जीते जी ही बेक्ड कर सकती हैं, और जब रात हो जाती है तब हम फ्रीज हो सकते हैं अगर एटमॉस्फेयर ना हो, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वही हमारे अर्थ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और वही इसे लाइवेबल बनाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब इसमें एटमॉस्फेयर की गैसेस के बारे में बताया हुआ है कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस होती हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स क्या हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कई गैसेस होती है? यस, वी ऑफ कोर्स नो दैट एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती हैं, और उनमें से टू मेन गैसेस जो होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बुल्क ऑफ एटमॉस्फेयर को बनाती है। बुल्क ऑफ एटमॉस्फेयर इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि 99% पार्ट इस एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने लिया हुआ है। जो दूसरी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन। ये बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ एयर। अब जो अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस मीन्स इन गैसेस से अलग हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ये वो सब शो करता है, ये वाला चार्ट जो है ये सभी शो कर रहा है। नाइट्रोजन 78% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और जो अदर दूसरे वाली होती हैं लाइक डस्ट पार्टिकल्स और छोटी छोटी वे सभी 0.04% होती हैं। नाउ नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, और कभी कभी जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ी सी नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उसे एक्सेल कर लेते हैं। नाइट्रोजन भी एक इम्पोर्टेंट गैस होती है ग्रोथ के लिए, ओके। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो गैस को डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते। वे कैसे इनहेल करते हैं? वे राइजोरियम बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरियाज की मदद से इनहेल करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमने साइंस में भी पढ़ा है, जो कि लेगमस प्लांट की रूट्स में रहता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को एयर से जब वो ट्रांसफॉर्म करता है तो वो उस नाइट्रोजन को प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है, और बदले में प्लांट्स से फूड प्रोवाइड करते हैं। सो इसी तरह प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और उन बैक्टीरियाज को भी खाना मिलता रहता है। नाउ
Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. Means ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पे आती है एटमॉस्फेयर की गैस, जो कि 21% होती है और जिसे हम ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त, और अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants to make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तीसरी इम्पोर्टेंट गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट होती है जब वो ठीक ठीक मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी 0.03% से वो और ज़्यादा बढ़ती है, जैसे हमारी फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, हमारे व्हीकल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जा रही है। और जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है तो उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। एज यू कैन सी इन दिस न्यूज़पेपर, इट्स ऑल शो द ग्लोबल वार्मिंग। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही शो कर रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रही है। तो हमें ट्रीज को कट करना बंद करना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो हमारी अर्थ को वार्म रखने में मदद करता है। इसलिए और हमें इसलिए भी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देती है और दूसरा बात होती है कि इससे हमारे अब ग्लेशियर्स भी पिघलने लग रहे हैं, जिससे सी लेवल हाई हो रहा है। इसलिए हमें ट्रीज़ भी कट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, जिससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल भी रही है तो ट्रीज़ उन्हें इनहेल करके ऑक्सीजन में बदल सके, जिससे फिर से ये बैलेंस बना रहे। कार्बन डाइऑक्साइड वेदर और क्लाइमेट को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है आजकल। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स इसमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर की हमारी 5 लेयर्स होती हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो हमारी नंबर 1 लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं वो एयर इसमें ही होती है। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। ऑलमोस्ट जो सारे वेदर फिनोमेना, यानी कि जो रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म होते हैं, वो सभी इसी लेयर में होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर होती है? वो जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। ये इसकी लेंथ 50 किलोमीटर होती है और ये ऑलमोस्ट फ्री है सारे क्लाउड से, वेदर फिनोमेना से, और इसमें ही ओजोन लेयर भी हमें मिलती है। और स्ट्रेटोस्फेयर हमारे एरोप्लेन्स के लिए उड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेस है, क्योंकि इसमें कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, तो एरोप्लेन इसमें से अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। और इसकी ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। सन की हार्मफुल जो सन रेज होती है वो हमें बचाती है। अब मेसोस्फेयर हमारी 3rd लेयर होती है और ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है, जो कि 80 किलोमीटर की होती है। और जो हमारे मीटियोइड्स और एस्टेरॉइड स्पेस से आते हैं वो इस लेयर में आके बर्न होना शुरू हो जाते हैं। सो ये लेयर 80 किलोमीटर की होती है, ये 3rd नंबर पे आती है।
और ये सभी एस्टेरॉयड और मीटियोर्स को बर्न करना स्टार्ट कर देती है। नाउ थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। It extends between 80 km to 400 km. This layer helps in the radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Means in the fact थर्मोस्फेयर जो होती है उसका टेम्परेचर रैपिडली बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, मीन्स बढ़ने लगता है। और थर्मोस्फेयर जो होती है उसमें आयंस होते हैं। आयंस मतलब जो कि इलेक्ट्रिक नेट सेल होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी टाइप का कुछ होता है जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसका एक नाम एनोस्फेयर भी होता है और उसका एक पार्ट भी माना जाता है। इसकी लेंथ 80 to 400 किलोमीटर की होती है और जो लगभग सारे रेडियो वेव्स होते हैं वो सभी इसी लेयर से आते हैं और रिफ्लेक्टेड भी इसी लेयर से होते हैं। हमारी जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसलिए ये एक्सोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। इस लेयर में बहुत ही कम एयर होती है और इसमें जो गैसेस होती हैं वो होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यानी कि जो ये एक्सोस्फेयर होती है ये सबसे ऊपर वाली गैस होती है हमारी। इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यानी कि यहाँ से लेके स्पेस तक जितनी भी हीलियम, हाइड्रोजन और बाकी लाइट गैसेस होती है वो एक्सोस्फेयर में जाके रुक जाती हैं और वहीं पूरे स्पेस में फ्लोट करती रहती हैं। ये हमारा एक चार्ट है। ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर की है तो हमारा 8000 किलोमीटर का माउंट एवरेस्ट यहाँ तक ही है। सो ट्रोपोस्फेयर हो गई हमारी। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारी दूसरी लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे मीट होती है वो ट्रोपोपोज होता है। जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन वगैरह उड़ सकते हैं और ओजोन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे शोन है। और जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर जॉइंट होते हैं वो स्ट्रोपोपोज होता है। यहाँ पे ये जो बर्न लाइट शो हैं ये मीटेरोइड्स हैं जो कि यहाँ के बर्न होना स्टार्ट हो गए हैं। और नेक्स्ट लेयर आती है हमारी इससे ऊपर थर्मोस्फेयर। जहाँ पे थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर मिलते हैं वो मेसोपोज होता है। जैसा कि मैंने बताया था थर्मोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें आयंस नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये डार्क ब्लैक टाइप शो हुई है। और एक्सोस्फेयर लास्ट है जो कि एक स्पेस लेयर भी मानी जाती है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। द लेफ्ट पार्ट वी विल कवर इन द पार्ट 2। थैंक यू।